दोस्तों, आज की यह कहानी ज़्यादा पापी कौन है? तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। बहुत समय पहले एक भोगवती नाम की नगरी हुआ करती थी। उस नगरी में राजा रूपसेन का राज हुआ करता था। राजा को शादी करने का बड़ा मन था। एक दिन राजा ने अपने चिंतामणि नाम के तोते से पूछा, बताओ मेरी शादी किसके साथ होगी? तोते ने कहा, मगध की राजकुमारी चंद्रवती से। राजा ने तोते की बात सुनने के बाद एक ज्योतिषी को बुलाकर यही सवाल पूछा। ज्योतिषी ने भी राजा को वही उत्तर दिया जो तोते ने दिया था। मगध की राजकुमारी को भी अपने होने वाले वर के बारे में जानने का बड़ा मन था। राजकुमारी ने अपनी मैना मंजरी से पूछा, अरे यह बताओ मेरा विवाह किसके साथ होगा? मैना ने भी राजकुमारी को राजा रूपसेन से शादी होने की बात बताई। इतना सुनने के बाद दोनों नगर की तरफ से शादी का न्योता एक दूसरे को भेजा गया, जो स्वीकार हो गया। इस तरह राजा रूपसेन और राजकुमारी की शादी हो गई। शादी होने के बाद रानी अपने साथ मैना को भी लेकर आई। राजा ने अपने तोते से मंजरी मैना की शादी करवा दी और दोनों को एक ही पिंजरे में रख दिया। एक दिन की बात है। किसी बात को लेकर मैना और तोते के बीच बहुत बहस होने लगी। मैना गुस्से में कहने लगी, पुरुष पापी, धोखेबाज और अधर्मी होते हैं। फिर गुस्साए तोते ने कहा, स्त्री लालची, झूठी और हत्यारी होती है। दोनों के बीच का झगड़ा इतना बढ़ गया कि यह बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने दोनों से पूछा, क्या हुआ? तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? मैना ने झट से कह दिया कि महाराज, आदमी बहुत बुरे होते हैं, और फिर सीधी कहानी सुनाने लग गई। सालों पहले इलाहापुर नगरी में महाधन नाम का एक सेठ रहता था। उस सेठ के घर शादी के कई सालों बाद एक लड़का पैदा हुआ। महाधन सेठ ने उसका बड़े ही अच्छे से पालन पोषण किया। अच्छे संस्कार मिलने के बाद भी सेठ का बेटा बड़ा होकर जुआ खेलने लगा। जुए की लत में वो सारा पैसा जुआ खेलते हुए हार गया। इसी बीच सेठ की मौत हो गई। जुए की लत की वजह से ना तो लड़के के पास पैसे बचे और ना पैसा कमाने वाला बाप। तो लड़का अपना नगर छोड़कर चंद्रपुरी नगर पहुंच गया। नए नगर पहुंचकर लड़के की मुलाकात कर्ज देने वाले साहूकार हेमगुप्त से हुई। लड़के ने अपने पिता के बारे में साहूकार को बताया और एक झूठी कहानी उसको सुनाने लगा। उसने कहा कि वो जहाज लेकर बहुत बड़ा सौदा करके लौट रहा था। उसी समय समुद्र में इतना तेज तूफान आया कि उसका जहाज वहीं डूब गया। बच बचाकर यहाँ पहुँच गया। इतना सुनने ही साहूकार ने उसे अपने घर में रहने की इजाज़त दे दी। इसी बीच हेमगुप्त साहूकार को ख्याल आया कि सेठ का यह लड़का मेरी बेटी के लिए अच्छा वर साबित हो सकता है। तुरंत साहूकार ने अपनी बेटी की शादी सेठ के बेटे से करवा दी। के बाद कुछ दिन तक अपने दामाद का काफ़ी सत्कार करने के बाद साहूकार ने अपनी बेटी को खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। दोनों के साथ साहूकार ने एक दासी को भी भेजा। रास्ते में सेठ के बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, सारे गहने मुझे दे दो, यहाँ कई लुटेरे हैं। उसकी पत्नी ने ऐसा ही किया। जेवर मिलते ही उसने दासी को मारकर कुएं में फेंक दिया और अपनी पत्नी को भी कुएं में धक्का दे दिया। लड़की जोर जोर से रोने लगी। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर एक राहगीर ने महिला को कुएं से निकाला। कुएं से निकलते ही वो अपने पिता के पास चली गई। उसने अपने साहूकार पिता को सच्चाई नहीं बताई। उस शेरे ने उन्हें लूट लिया और दासी को मार दिया। साहूकार ने अपनी बेटी को दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा पति जिंदा होगा और वो कभी न कभी ज़रूर लौट कर आएगा। उधर लड़का अपने नगर पहुंचकर दोबारा सारे पैसे और जेवरात जुए में हार गया। पैसे खत्म होने के बाद उसकी हालत बहुत बुरी हो गई। इससे परेशान लड़का दोबारा साहूकार के पास जाता है। वहां पहुंचते ही उसकी मुलाकात पत्नी से होती है। वो उसे देखकर बहुत खुश होती है और बताती है कि उसे उस दिन जो भी कुछ हुआ उसने अपने पिता को नहीं बताया है। वो उस झूठी कहानी के बारे में अपने पति को बताती है। जैसे ही साहूकार अपने दामाद को घर में देखा तो उसने उसका स्वागत किया।
कुछ दिन साहूकार ने घर में रहने के बाद एक रात को मौका देखकर सेठ का बेटा अपनी पत्नी को मारकर उसके सारे जेवरात लेकर फरार हो जाता है। यह कहानी बताने के बाद मैना कहती है, महाराज, ये सब होते हुए मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। यही वजह है मैं आदमियों को पापी कहती हूँ। मैना की कहानी सुनने के बाद राजा तोते से कहता है, अब तुम बताओ, स्त्रियों को बुरा क्यों कह रहे हो। यह सुनते ही तोता भी कहानी सुनाने लग जाता है। वो बताता है कि एक समय वो कंचनपुर में सागर दत्त नाम का एक सेठ के यहाँ रहता था। उसके बेटे का नाम श्रीदत्त था, जिसकी शादी पास के ही नगर श्री विजयपुर के सेठ सोमदत्त की बेटी से हुई थी। शादी के बाद व्यापार करने के लिए लड़का परदेश चला गया। उसकी पत्नी जयश्री इसका इंतजार बेताबी से करती थी, लेकिन 12 साल गुजर गए, लेकिन वो परदेश से लौटकर नहीं आया। अपने पति का इंतजार करते हुए एक दिन महिला अपनी छत से एक पुरुष को आते हुए देखती है। वो उसे बेहद पसंद आता है। वो उसे अपनी सहेली के घर बुलाती है। वो उसके बात करती है और उससे रोज अपनी सहेली के घर मिलने को कहती है। अब श्रीदत्त की पत्नी जयश्री उस युवक से रोज मिलने लगी। ऐसा होते होते कुछ महीने बीत गए। इसी बीच एक दिन जयश्री का पति श्रीदत्त परदेश से लौट आता है। महिला अपनी पत्नी को देखकर परेशान हो जाती है। थका हारा श्रीदत्त आराम करने के लिए बिस्तर पर लेटते ही एकदम सो जाता है। मौका देखते ही उसकी पत्नी उस युवक से मिलने के लिए अपनी सहेली के घर चली जाती है। रात को उसे बाहर जाते हुए देखकर एक चोर उसका पीछा करता है। वो देखता है कि वो किसी घर में चली गई है। अफसोस, वो युवक शाम के काटने से की वजह से मर जाता है। जैसे ही जयश्री उसे देखती है तो उसे लगता है कि वो सो रहा है। वो उसके करीब जाती है। उसी समय पास के पीपल के पेड़ पर बैठा भूत मरे हुए युवक के शरीर में घुसता है और महिला की नाक काटकर वापस पेड़ पर बैठ जाता है। रोते हुए वो अपनी सहेली के पास पहुंची और उसे पूरी कहानी बताई। सब कुछ सुनकर उसकी सहेली जयश्री को सलाह देती है कि चुपचाप घर चली जाओ और ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाओ। जैसे ही कोई नाक के बारे में पूछे तो कह देना कि तुम्हारे पति ने काट दी। वो ऐसा ही करती है। लड़की का पिता श्रीदत्त की शिकायत करता है। इसके बाद सभा में सभी पेश होते हैं। जैसे ही राजा लड़की की कटी हुई नाक देखता है तो गुस्से में उसके पति को सूली से लटकाने का फैसला सुना देता है। उस सभा में वो चोर भी मौजूद था जिसने श्रीदत्त की पत्नी को रात में घर से बाहर जाते हुए देखा था। राजा द्वारा सुनाई गई सजा को सुनते ही चोर बहुत दुखी होता है। वह किसी तरह से हिम्मत करके राजा को सारी कहानी बताता है। कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता तो चोर कहता है, आप वहां चलकर देख लीजिए, भूत भी वही है और युवक की लाश भी वही है। जब जांच की जाती है तो बात सच निकलती है। यह बताकर तोता कहता है, राजन, महिलाएं इतनी दुष्ट होती हैं। दोस्तों, तो बताइए, इस कहानी को पूरा सुनने के बाद आपको क्या लगता है, इस कहानी में ज़्यादा पापी कौन है? तो चलिए मैं बताती हूँ। इस कहानी में वो महिला ही ज़्यादा पापी है, क्योंकि विवाहित होने के बावजूद महिला की पर पुरुष पर नज़र थी और उसने अपने पति को धोखा दिया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, जिससे आप ऐसी ही कहानियाँ सुन सकेंगे।